हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पार्ट 4 अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि की पुनरावृत्ति करेंगे। शेष अंश की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और थोड़ा आपको पहले का अंश समझा देती हूँ कि जिसमें एक लेखक ने ऐसे मेहमानों के बारे में कहा है जो कि किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं परंतु वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं और उनके घर की सारी व्यवस्था चरमरा जाती है और इससे उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से वे पसंद नहीं करते हैं कि अधिक दिन अतिथि रहे, कोई भी नहीं पसंद करता है। तो इसी तरह लेखक भी देखते हैं कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन अतिथि उनसे कहते हैं कि धोबी से कपड़े धुलवाने हैं, तो ये उनको एक आघात की तरह लगता है। फिर लॉन्ड्री में वे कपड़े देते हैं कि कपड़े जल्दी धुल जाएंगे तो शायद मेहमान चले जाएं, परंतु मेहमान तीसरे दिन भी जाने का नाम नहीं लेते। और इस प्रकार लेखक अपने मन ही मन मतलब एक तरह से दोनों के अंदर दूरियां बनती गई हैं। पहले अंतरंगता थी लेकिन अब वो दूरी में परिवर्तित हो गई है। और लेखक का कहना है कि लोग अपना घर सबको प्यारा होता है, परंतु ये क्यों यहाँ पे किस अज्ञात आकर्षण से यहाँ पे आकर्षण के कारण रुके हुए हैं, ये उन्हें सब परिवार ये बात समझ में नहीं आती है। अब हम लोग आगे का अंश पढ़ेंगे। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा न अति, मैं जानता हूँ दूसरों के घर यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी एक चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक ये सारी बातें आपसे मैंने बार बार कहा कि ये सारी बातें लेखक अपने मन ही मन सोच रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, परंतु कह रहा है अभी ये कह रहा है कि मैं शराफत से पेश आ रहा हूँ, तो मैंने कुछ अभी तक कहा नहीं है। शराफत मतलब कि भल मनसाहत, ठीक है। एक सज्जन व्यक्ति की तरह मैं ऐसा मैंने पेश आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं। परंतु गेट आउट भी एक चीज़ होती है, यानी कि मेरे मुंह से गेट आउट का शब्द भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो बोला जा सकता पर मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं शराफत का रास्ता अपनाकर चल रहा हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे। लेखक के यहाँ अतिथि को रहते 4 दिन बीत गए और लेखक जाने का नाम नहीं ले रहा। तो कवि लेखक कहते हैं कि कल अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान यानी कि गूंजित, माने आवाज़ गूंजती है ना कमरे में, तो उसे कहते हैं गुंजायमान, माने पूरी आवाज़ कमरे में भर जाती है, शोर की तरह होता है। तो खर्राटे की जो आवाज़ है वो पूरे कमरे में गूंज रही है और इस प्रकार आवाज़ गूंजता हुआ। गुंजायमान का अर्थ है गूंजता हुआ, ठीक है। गुंजायमान का अर्थ है गूंजता हुआ, ठीक है। तो गुंजायमान का अर्थ क्या है? गूंजता हुआ। तो लेखक ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी आवाज़ से पूरा कमरा, तुम्हारी खर्राटे की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा है, तुम्हारी खर्राटे की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही है। तो जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें दिन की परिचित किरण होगी। वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें दिन की किरण होगी, यानी कि
वह 5वां दिन होगा जो जिस दिन तुम यहाँ पे रहोगे। माने सूर्योदय जो होगा वो 5वें दिन का सूर्योदय होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। और हमें ऐसी आशा है कि तुम सूर्य की किरणों के आते ही तुम जो है जो 5वां दिन शुरू होगा उस दिन तुम जो है घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। मतलब यदि तुम अब भी नहीं गए तो तुम्हारा सम्मान मेरी नज़रों में चला जाएगा। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मतलब कि उसके बाद मैं अपना धैर्य खो दूंगा और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी शब्द निकल सकता है। तो मेरी सहनशीलता की वो आखिरी सुबह होगी जो कि अगली सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल रुक नहीं सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मतलब कि मैं अपने धैर्य को मैं इतना धैर्य धारण करके नहीं रह सकता और मैं बिल्कुल लड़खड़ा जाऊँगा, यानी कि मैं अपने धैर्य खो दूँगा और मैं शायद कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। लेखक हमारे जो हिंदू धर्म में मतलब ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। तो लेखक कह रहे हैं कि हे मेरे अतिथि, तुम वास्तव में देवता हो, यानी हमारे अतिथि हो, अतिथि देवता होता है, परंतु मैं मनुष्य हूँ। मेरे अंदर देवताओं जैसा इतना धैर्य नहीं है। मैं मनुष्य हूँ और मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। यानी कि तुम यदि देवता हो, तुम्हारे अंदर यदि धैर्य है, सहनशीलता है, लेकिन मेरे अंदर उतना धैर्य न है, न उतनी सहनशीलता है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। लेखक कह रहे हैं कि एक मनुष्य और एक देवता बहुत देर तक साथ में नहीं रहा करते। मतलब एक साथ बहुत से कभी देवता और मनुष्य नहीं रहते हैं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, क्योंकि देखिए देवता जो होते हैं वो दर्शन देते हैं फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मतलब वो गायब हो जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब लौट जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है, और यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा देवत्व यानी कि भगवान बने रहना तुम्हारा तभी सुरक्षित माना जाएगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ, यानी कि अपनी वाली करने लगे, यानी कि मनुष्य जैसे मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो अपनी वाली पे उतरे, मतलब वो मनुष्यत्व अपना दिखाना शुरू करे, कुछ गलत तुम्हारे साथ व्यवहार कर दे, तो उसके पहले अच्छा होगा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। मनुष्यत्व में मनुष्य मूल शब्द है और त्व जो है वह प्रत्यय है। ठीक है, तो ये त्व जो है वह प्रत्यय है। तो मनुष्यत्व ये कह रहे हैं कि अगर हम देवता की तरह में हमारे अंदर उतना धैर्य नहीं है, यदि हम मनुष्य बन जाएं और हम यदि कुछ गलत कार्य कर दें, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर दें, तो यह उचित नहीं होगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। और लेखक एकदम परेशान हो गया है और वह परेशान होके कहता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, अब हम लोग अवतरण के आधार पर थोड़े प्रश्न के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो शुरू के अवतरण का प्रश्न है कि कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं। शुरू के अवतरण से यह है प्रश्न कि लेखक कैलेंडर शब्द द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक कैलेंडर शब्द द्वारा अतिथि को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि मेहमान नवाजी कराते हुए
अधिक दिन हो गए, अब उसे चले जाना चाहिए। कैलेंडर के माध्यम से ये एहसास दिलाना चाहते हैं अतिथि को लेखक कि उसके यहाँ पे रहते हुए मेहमान नवाजी करवाते हुए काफ़ी दिन हो गए और अब उसे चले जाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। अगला प्रश्न है अब तुम लौट जाओ, इस कथन की व्यंग्यात्मकता स्पष्ट कीजिए। तुम अब लौट जाओ, इस कथन की व्यंग्यात्मकता स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अनेक उपाय करने के पश्चात भी अतिथि के न लौटने पर उसकी विवस्था व्यक्त करता है। ये पंक्ति जो है, इस पंक्ति से लेखक की विवस्था व्यक्त होती है। और क्योंकि वह अनेक उपाय कर चुका है, पहले मेहमान को अच्छा खाना खिलाया, फिर मेहमान के कपड़े धुलवा दिए, उसको सिनेमा दिखाया, सब कुछ करने के बाद भी मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन्होंने फिर खाने के बाद खिचड़ी खाने का वो किया, खिचड़ी खाने का निश्चय किया। उसके बाद इतना करने के बाद भी मेहमान जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें जो है उनकी व्यवस्था झलकती है, व्यक्त होती है। उस शब्दावली में उनकी ये है व्यंग्यात्मकता दिखाई देती है। और उसके बाद अगले अवतरण से प्रश्न है, मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इस प्रश्न का उत्तर है कि मेहमान के आते ही लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। मेहमान के आते ही लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठता है और उसे ये डर लग जाता है कि यह आदमी जाने कितने दिन तक उनके घर ठहरेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसे वह न चाहते हुए भी उन्हें झेलना पड़ेगा। उनका बटुआ भी कांप उठा, यानी कि उनको ये लगा कि उनका बहुत सारा धन खर्च हो जाएगा मेहमान नवाजी करने में। मेहमान को खुश रखने के लिए पैसे खर्च करना लेखक को असहनीय लग रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रात के भोजन को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया? रात के भोजन को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर है कि मेहमान का शानदार स्वागत किया गया और उसके बाद रात के भोजन को उन्होंने डिनर की गरिमा प्रदान की। दो सब्जियां बनाई गई, रायता और एक मिठाई भी दी गई। इस प्रकार उन्होंने शानदार ढंग से मेहमान का स्वागत किया। ठीक है, रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की। अब अगले अवतरण से प्रश्न है कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था? कौन सा आघात अप्रत्याशित था? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि जब तीसरे दिन मेहमान लेखक से कहता है कि मुझे कपड़े धुलवाने हैं, धोबी को कपड़े देने हैं, तो ये जो आघात था वह उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने कभी सोचा, अप्रत्याशित का मतलब जिसके बारे में कभी कल्पना भी न की जाए, सोचा भी नहीं जाए, तो लेखक ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहमान उनसे इस प्रकार कहेगा कि उन्हें कपड़े धोबी को देने हैं। अब अगला प्रश्न है कि अतिथि कब देवता और कब राक्षस बन जाता है? लेखक जो है ये विचार व्यक्त करता है कि जब अतिथि कम देर के लिए रहे, बहुत कम दिनों के लिए रहे, तो वह एक देवता रहता है, क्योंकि देवता आते हैं, दर्शन देते हैं, फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब मेहमान कम दिनों के लिए रहे तो वह देवता है, और जब वह बहुत दिनों के लिए रहे और लंबे समय तक से रहने के कारण जब उसके कारण लोगों को परेशानियां होने लगे, तब वह देवता नहीं राक्षस बन जाता है। ठीक है, तब वह अतिथि देवता न होकर के राक्षस के रूप में लगने लगता है। अगला अवतरण जो है उसमें से प्रश्न है कि लेखक की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।
लेखक की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये अगला प्रश्न है। लेखक अपने घर पर टिके हुए मेहमान से बहुत ही परेशान है। लेखक अपने घर पे टिके हुए मेहमान से बहुत ही परेशान है। उसने सोचा कि वह एक आध दिन ठहर कर चला जाएगा, परंतु 4 दिन बाद भी जब वह जाने का नाम नहीं लेता तो वह बिल्कुल परेशान हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है? अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब हमारे अपने होते हैं। अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सभी अपने होते हैं और किसी प्रकार की औपचारिकता या शालीनता आदि का दिखावा नहीं होता है और मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ उठ बैठ और खा पी सकता है। मतलब अपने स्वभाव के अनुसार वह अपने घर में आराम से उठ बैठ सकता है, खा पी सकता है, इसीलिए अपने घर को क्या कहते हैं? स्वीट होम कहते हैं। ठीक है। अगले अवतरण से प्रश्न है कि लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया? लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक खर्राटों का प्रसंग उठाकर यह कहना चाहते हैं कि उनके घर आया हुआ मेहमान बड़े आराम से मज़े लूट रहा है। ठीक है। उनके घर आया हुआ मेहमान बहुत आराम से मज़े लूट रहा है। उसे घर जाने की चिंता नहीं हो रही है। वह मानो इसे अपना घर मानकर बस यहीं बस यहीं बस गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि देवता थोड़े समय के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, मनुष्य उनका सम्मान करते हैं। मनुष्य अधिक देर तक देवता को झेल नहीं पाता। इसी प्रकार अतिथि भी थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छा है। ठीक है। अब ये इस पाठ के सारे माने पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे अवतरण पर आधारित, इन प्रश्नों के द्वारा से पाठ की पुनरावृत्ति हो गई। अब हम पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक। अब पहला प्रश्न है मौखिक का पहला प्रश्न। मौखिक का पहला प्रश्न है कि मौखिक, इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न एक है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर एक है कि अतिथि लेखक के घर पर पिछले 4 दिनों से रह रहा है और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था।
जाने का नाम नहीं ले रहा था। प्रश्न दो है कि कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें किस प्रकार फड़फड़ा रही हैं। इसका उत्तर है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न 3 हम लोग करेंगे। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। ठीक है, प्रश्न 3 पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से उत्तर 3। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया। ठीक है, लगाकर उसका स्वागत किया। फिर उसका स्वागत किया और रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जियां सब्जियों और रायते के अलावा मीठी चीज़ों का भी प्रबंध किया।
का भी प्रबंध किया। मीठी चीज़ों का भी प्रबंध किया था। उनके आने पर पत्नी ने उनका स्वागत सादर प्रणाम करके किया। उनका स्वागत सादर प्रणाम करके किया। ठीक है, उनका ये आपके अगले प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। चौथा, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। ये आपका चौथा प्रश्न है। ठीक है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर है दोपहर के भोजन को। उत्तर 4, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। लंच की गरिमा प्रदान की गई। अर्थात दोपहर के भोजन को लंच जैसा शानदार बनाया गया। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चौथे प्रश्न के उत्तर के बाद अब पांचवा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या किया। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर अब हमें लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है कि तीसरे दिन सुबह उन्होंने कहा धोबी को कपड़े देने हैं। और मतलब कि अतिथि ने इनसे कहा कि मुझे धोबी को कपड़े देने हैं, जिस सुनने के बाद उनको एक बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा आघात लगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लॉन्ड्री में कपड़े देने को कहा। लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए कहा। और
क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता था। कहा क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता था। वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता था। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर रहा। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।